Good morning students, welcome to our online classes. In our last video we studied about history and why do we study history, right? So now in this class we will study about time frame of history. So let's get started. Our chapter 1, class 6, unit 1, our past. Chapter name, when, where and how. तो इस क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हिस्ट्री का टाइम फ्रेम क्या है, कैसा है, मतलब कहने का मतलब कि हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया, या कब से कब तक हिस्ट्री क्या कहलाता है, उस इतिहास को कौन सा पीरियड कहते हैं, इन सब के बारे में इसमें हमें पढ़ना है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि द अर्थ वाज फाउंड बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। साइंटिस्ट बिलीव दैट ह्यूमन came into existence about 2 lakh years ago based on the remains and signs they have found। कहता है कि अर्थ जो है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब लाखों करोड़ों साल पहले फॉर्म हो गया था, बन गया था। और साइंटिस्ट वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि इस धरती पर जब अर्थ फॉर्म हो गया, आफ्टर द फॉर्मिंग ऑफ अर्थ, ह्यूमन बीइंग कम इनटू द एग्जिस्टेंस, मतलब कि मानव का अस्तित्व, ह्यूमंस का अस्तित्व जो है वो अबाउट 2 लाख ईयर्स, 2 लाख साल पहले एग्जिस्ट में आया। और इन्होंने, वैज्ञानिकों ने ये कैसे, किस आधार पे कहा, तो जो पहले के अर्ली ह्यूमंस थे, जो सबसे शुरू आए होंगे, जो सबसे फर्स्ट बार आए होंगे, उनके रिमेन्स, जो उनके अवशेष जो हैं, या फिर उनके साइन, उनके चिन्ह जो है, उसके आधार पे साइंटिस्ट ने ये बताया कि अर्ली ह्यूमंस या फिर जो ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस था वो अर्थ पे कब था, 2 लाख ईयर्स पहले ही, मतलब कि 2 लाख साल पहले, 5 लाख साल पहले से ही शुरू हो गया था। तो इसी आधार पे स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इसी के आधार पे इतिहास का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। इसीलिए इतिहास के स्टडी को, इतिहास के अध्ययन को, हिस्ट्री के स्टडी को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में। पहला भाग क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा भाग है मेडिवियल हिस्ट्री, और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए इसके हिंदी में पहले समझ लेते हैं क्या है। एंशिएंट हिस्ट्री को कहते हैं प्राचीन इतिहास, प्राचीन का मतलब बहुत पहले का। दूसरा है मेडिवियल पीरियड, मेडिवियल पीरियड का मतलब मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा जो है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब आधुनिक, मतलब कि सबसे लेटेस्ट का आधुनिक इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री को कब से कब तक रखा गया है, जब से ह्यूमन का एग्जिस्टेंस था, यानी कि जब से ह्यूमन अस्तित्व में पहली बार आए, उस टाइम से लेकर के 7th सेंचुरी तक, यानी 700 ईयर्स तक, 700 ईयर्स तक के पीरियड को 7th सेंचुरी कहा जाता है। और 7th सेंचुरी तक के हिस्ट्री को एंशिएंट हिस्ट्री में रखा गया है। ये इतिहासकारों ने, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में नहीं माना, लेकिन वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज ने इस टाइम पीरियड को माना है। दूसरा जो है मेडिवियल पीरियड है, वो आपको है 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, यानी कि 701 ईयर्स टू 1800 ईयर्स, यानी कि 701 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक जो है वो मेडिवियल पीरियड कहलाता है। और 1801 यानी 19th सेंचुरी से लेकर के अब तक, 1801 से लेकर के अब तक का हिस्ट्री जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। तो हमें क्लास 6 में जो पढ़ाई करना है वो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में करना है। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या होता था उसके बारे में पढ़ाई करना है। तो देखिए मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के नीचे एक एरो करके ऐसे भी 3 भागों में बांटा गया है। तो एक्चुअली एंशिएंट हिस्ट्री को भी मेनली 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पैलियोलिथिक, दूसरा है मेसोलिथिक, और तीसरा है नियोलिथिक। पैलियोलिथिक का मतलब
पूर्व पाषाण काल। और इसका मेसोलिथिक का मतलब है मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक एज का मतलब नव पाषाण काल। सबसे पहले तो पाषाण काल किसको कहते हैं? इसको स्टोन एज कहा जाता है इंग्लिश में, यानी पत्थरों का युग। यानी जिस समय पत्थरों का मैक्सिमम यूज होता था, उस समय के काल को, उस समय के टाइम को हम लोग स्टोन एज बोलते हैं। और स्टोन एज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। यानी पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब इसे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। पैलियोलिथिक क्या है, पूर्व पाषाण काल क्या है? पूर्व पाषाण काल ऐसा टाइम पीरियड है हिस्ट्री का, एक एंशिएंट हिस्ट्री का ऐसा टाइम पीरियड है, स्टोन एज का एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें अर्ली ह्यूमंस जो थे वो टोटली डिपेंड थे हंटिंग और फूड गैदरिंग पे। ठीक है, मतलब कि वो पशुओं का, पक्षियों का क्या बोलते थे, प्रे किया करते थे, शिकार किया करते थे, उनका शिकार करते थे, उन्हीं पे वो जीवित थे, उन्हीं को खा करके वो जीवित रहते थे। मेसोलिथिक एज जो होता है वो आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या होता था कि जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने कृषि को खोज किया, यानी खेती करना वो सीख गए मध्य पाषाण काल में, पत्थरों के सहायता से ही। और तीसरा जो है नियोलिथिक एज, यानी नव पाषाण काल है। तो नव पाषाण काल में, नियोलिथिक एज में अर्ली ह्यूमंस जो थे वो प्लांट्स और एनिमल्स को, दोनों को बेयरिंग करना शुरू कर दिया, यानी दोनों को पालना शुरू कर दिया, दोनों से यूजेस लेना शुरू कर दिया, और वो पूर्ण रूप से सेटल्ड हो गए। मतलब अच्छे तरीके से वो सेटल्ड हो गए, इसके साथ प्लांट और एनिमल के साथ, एनिमल के हेल्प से। तो ये है पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब इन तीनों के बारे में डिफरेंस और थोड़ा और में हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो इस तीनों को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है। इसके बाद मैं इसका डेफिनेशन यहाँ पे तीनों का लिखूंगा और उसके बाद समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, इसके बाद हम इस पे चलेंगे, ये तीनों पे चलेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि हमें इस चैप्टर में और क्लास 6 में लगभग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ना है, यानी 7th सेंचुरी तक के बारे में पढ़ना है क्लास 6 में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं तीनों को। तो अब आते हैं, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले भी पढ़ाया कि एंशिएंट हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा गया था, और मैंने उस सब के बारे में शॉर्ट में बताया था। तो चलिए अब डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। पैलियोलिथिक एज यानी पूर्व पाषाण काल, इसका सबका मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, नोट्स में अपना बना लीजिएगा। पैलियोलिथिक एज कह रहे हैं कि एन एज इन विच अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू हंटिंग एंड गैदरिंग ऑफ फूड्स टू लिव, कॉल्ड पैलियोलिथिक एज। कहता है कि पैलियोलिथिक एज या पूर्व पाषाण काल कौन से एज को कहते हैं? तो ऐसा एज, ऐसा काल, ऐसा समय, ऐसा टाइम है, ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जिसमें अर्ली ह्यूमंस जो थे वो टोटली डिपेंडेंट थे हंटिंग और फूड गैदरिंग पे। मतलब कि भोजन का शिकार करते थे, जैसे जानवरों को शिकार करते थे, उनको मारते थे, मार के खाते थे, और जो बचता था उसको जमा करके रखते थे। फूड गैदरिंग मतलब जमा करते थे, और उसी के भरोसे वो जिंदा रहते थे। अपने आप लाइफ को जिंदा रखने के लिए वो क्या करते थे? हंटिंग और फूड गैदरिंग करते थे। तो उस समय के काल को हम लोग क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, पूर्व पाषाण काल बोलते हैं। दूसरा है आपका मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का डेफिनेशन क्या है? एन एज, ऐसा काल, ऐसा टाइम ऑफ पीरियड, ऐसा समय in which early humans started to do agriculture for feeding themselves, called Mesolithic age। ऐसा एज, ऐसा टाइम ऑफ पीरियड जिसमें अर्ली ह्यूमंस क्या शुरू कर दिया? एग्रीकल्चर करना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया, खेती करना शुरू कर दिया। और किस लिए खेती करना शुरू कर दिया भाई? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हाँ, हम खेती करके भी खा सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। तो उन्होंने हंटिंग छोड़ दिया और एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पीरियड, उस पीरियड ऑफ टाइम को हम क्या कहते हैं? मेसोलिथिक एज कहते हैं। यानी ऐसा एज जिसमें अर्ली ह्यूमंस जो थे वो हंटिंग और गैदरिंग ऑफ फूड छोड़ करके अपने खुद को फीड करने के लिए, खुद को अपने भोजन प्राप्त कराने के लिए एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। उस एज को हम मेसोलिथिक एज कहते हैं। ठीक है। तीसरा नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में है आपका कि एन एज इन विच अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा एज
जिसमें अर्ली ह्यूमंस जो थे वो कृषि तो कर रहे थे, लेकिन मेसोलिथिक एज में उतने डेवलप्ड नहीं हुए थे, पूरा डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नहीं था, या डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था लेकिन एक बेहतरीन, एक बढ़िया से नहीं था। तो मेसोलिथिक एज जो आया वो नवपाषाण काल आया। इसमें क्या करना शुरू कर दिया कि एन एज इन विच अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन, मतलब पालना शुरू कर दिया, यानी कि खेती भी करना शुरू कर दिया और जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया अपने यूजेज के हिसाब से, अपने उपयोग के हिसाब से। जैसे मान के चलिए कि उन्हें बोरी चावल का बोरी ढोना होता था तो खुद पीठ पे लाद के ले आते होंगे। जब उन्हें भार पड़ना शुरू हुआ तो उन्होंने जानवरों का यूज करना शुरू किया और देखा कि हाँ, हम जानवरों पे ये ढोने का काम कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और नदियों के किनारे ये वेल सेटल्ड हो गए। लिखा हुआ है कि एन एज इन विच अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बिकेम सेटल्ड। कहने का मतलब है कि जब अर्ली ह्यूमन जो थे उन्होंने कृषि के बाद डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया, यानी पालना, ब्रीडिंग करना शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया, डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को, और वो सेटल्ड हो गए। सेटल्ड का मैंने पहले घूमते रहते थे, इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इस एज में तो सिर्फ जहां है वो वहीं हंटिंग पे जिंदा है। इस एज में आने के बाद वो घूमते रहते थे, इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। लेकिन इस एज में क्या हुआ कि वो डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिए, प्लांट्स को, एनिमल्स को, दोनों को पालना शुरू कर दिए और सेटल्ड हो गए, यानी नदियों के किनारे खुद को बसाना शुरू किया। कुछ समय के लिए, साल, 1.5 साल, 200, 100 साल के लिए एक नदी के किनारे जहां पे पानी का व्यवस्था हो, मतलब लाइफ के लिए जो भी जरूरी नीड्स है वो जहां पे अवेलेबल होता था वो वहां जाकर के सेटल्ड हो जाते थे। तो इस ऐसे एज जिसमें ह्यूमंस जो थे सेटल्ड होना शुरू हो गए, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स करना शुरू कर दिया, तो वैसे एज को हम न्यूलिथिक एज कहते हैं, नवपाषाण काल कहते हैं। तो ये था आपका एंशिएंट हिस्ट्री के जो तीनों स्टोन एज का नाम था और उनका डेफिनेशन था, वो मैंने कर दिया। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग टाइम फ्रेम में। टाइम फ्रेम जैसे मैं आपको बात कर रहा था 7th सेंचुरी का, 8th to 18th सेंचुरी का, 19th सेंचुरी का टाइम फ्रेम। तो एंशिएंट हिस्ट्री को टाइम फ्रेम के अनुसार हम कैसे जान पाएंगे कि कौन से समय में क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जिसको टाइम वाइज समझना शुरू होगा, जरूरी होगा, नीड होगा। तो इसके बाद हम अभी एक टाइम फ्रेम की बात करेंगे और टाइम फ्रेम में हम समझेंगे कि हम किस समय में क्या हुआ और कैसे उस समय को हम जान पाएंगे, वो टाइम क्या था जिस टाइम ये सब चीजें हुई, हिस्ट्री में जो हुआ उसको समझेंगे टाइम फ्रेम में। तो चलिए अब इसके बाद हम टाइम फ्रेम पे आते हैं। इसको मैं इरेज कर दूंगा और उसके बाद फिर मैं उस पे आता हूं। तब तक आप लोग इसको वीडियो पॉज करके अपना नोट कर लीजिएगा। ओके, अब आते हैं टाइम फ्रेम अंडर स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री जैसा कि थोड़ा देर पहले मैंने आपको पढ़ाया कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फिर एंशिएंट हिस्ट्री में स्टोन एज आता है, स्टोन एज को 3 भागों में डिवाइड किया। उसका पहले भी थोड़ा देर पहले मैंने डेफिनेशन आपको बताया। लेकिन हमें जो मेनली इस क्लास में, क्लास 6 में, चैप्टर 1 में जो स्टार्ट करना है वो एंशिएंट हिस्ट्री को ही स्टार्ट करना है और क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो एक्चुअली एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो 5 लाख बीसी से लेकर के 700 एडी तक के पीरियड को, टाइम पीरियड को, यानी इतना साल पहले से, बीसी से लेकर के इतना साल एडी तक जो टाइम है वो एंशिएंट टाइम कहलाता है और इसी के बारे में पढ़ना है। तो जैसे ही मैंने अभी बीसी और एडी किया होगा तो आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ठीक है, 5 लाख बीसी आप बोल रहे हैं तो 5 लाख बड़ा है और 700 एडी है, तो ये एडी बीसी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो देखिए बीसी और एडी, मैंने यहां इसको बड़ा सा लिख के गोल किया है, यहां भी बड़ा सा गोल लिख के किया है। तो सबसे पहले कि इस टाइम को समझने के लिए हमको बीसी और एडी समझना होगा। तो बीसी और एडी जो है एक्चुअली कुछ नहीं है, ये 2 टर्म्स हैं, एक 2 टर्म्स हैं दोनों, जो किसके लिए यूज किया गया है, टाइम को मेजर करने के लिए यूज किया गया है। अब बीसी का मतलब क्या होता है भाई, अगर टर्म्स है तो बीसी के जगह पे हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर चलिए ठीक है टर्म्स है तो बीसी के जगह पे हम एफजी भी लिख सकते थे, एडी के जगह पे हम एसडी लिख सकते थे, लेकिन बीसी और एडी ही यूज क्यों किया गया? तो क्योंकि इसलिए यूज किया गया कि इन दोनों का मतलब होता है, बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट,
हिस्टोरियंस जितने भी हैं उन्होंने क्राइस्ट के जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से ही टाइम को डिवाइड या टाइम को मापना शुरू किया। और बिफोर जीसस क्राइस्ट के बर्थ को उन्होंने 0 ईयर्स माना। हिस्टोरियन जितने भी इतिहासकार जो थे 0 ईयर्स माना, मतलब कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो उसे 0 ईयर मान लिया गया कि 0 साल में जीसस क्राइस्ट जन्म हुए। अब उनके जन्म से ही 2 टाइम डिवाइड किया, मतलब टाइम को डिवाइड किया गया। तो बीसी जो है स्टैंड्स फॉर बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब कि जब क्राइस्ट का जन्म हुआ होगा उसके पहले का जो भी समय है उसको बीसी माना गया, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, कहने का मतलब है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ होगा उसके बाद का जो भी समय है, जैसे मान के चलिए कि अभी अभी जस्ट ये पेन आ गया, ठीक है, तो अभी से लेकर के 1 मिनट तक मैंने इस पेन को रखा, तो 1 मिनट तक जब पेन रहा यहाँ पे सामने आपके, मान के चलिए कि ऐसे है, तो 1 मिनट तक ये पेन जब है तो जब यहां से ये हटा दिया मैंने, लेकिन जैसे ही आया और मैंने कुछ देर के लिए इसको यहीं पे रखा, तो जितना देर यहां रखा या फिर आगे भी रखूंगा वो टाइम एडी कहलाया। और जब ये पेन यहाँ पे नहीं आया था, ठीक है, उसके पहले का समय, यानी जब पेन यहाँ सामने लाने से पहले जो मैं बोल रहा था वो बीसी कहलाएगा। यानी कि क्राइस्ट के बर्थ को 0 मान लिया गया और 0 से मतलब क्राइस्ट के बर्थ के पहले का समय बीसी के रूप में हम जानते हैं। और एडी मतलब एनो डोमिनी, यानी आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट और द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब कि भगवान का साल भी कहा गया है क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय को भगवान का समय कहा गया है। तो ये कहता है कि बीसी जो है, एक मान लेते हैं 0 को, यानी क्राइस्ट के जिस दिन जन्म हुआ उनका उसको 0 ईयर मान लिया गया है। तो बीसी जो है वो काउंटेड बैकवर्ड, मतलब बैकवर्ड का मतलब वो पीछे की ओर काउंट होता है। कहने का मतलब है कि जिस ईयर में, यानी 0 ईयर में जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके पहले के समय को हम लोग काउंट करते हैं, यानी काउंटेड बैकवर्ड। और एनो डोमिनी जो एडी में जो है वो काउंट क्या होता है, फॉरवर्ड। काउंट फॉरवर्ड का मतलब बाद के समय का काउंट होता है, यानी जीसस क्राइस्ट 0 ईयर में जब जन्म लिए होंगे उसके बाद का टाइम को हम लोग क्या करते हैं, एडी में काउंट करते हैं। तो ये है बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अब एडी, बीसी और एडी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। उसको और डिटेल में समझने के लिए इसके बाद मैं एक और बनाता हूं यहाँ पे, जो आपको एक टाइमलाइन बनाऊंगा, टाइमलाइन पे आपको समझ में आएगा। तो मैं इसको इरेज करके एक और ऐसा ही होलोग्राफिक डिजाइन बनाता हूं जिसमें आपको बीसी और एडी और क्लियर से थोड़ा समझ में आएगा। तो चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूं। चलिए अभी हम बात कर रहे थे कि बीसी और एडी का, कि हम कोई भी टाइम पीरियड को कैसे समझ पाएंगे, कितना साल पहले हुआ था और उसके बीच के कितना साल का अंतर है। उसी को, उस टाइम पीरियड को, उस टाइम को समझने के लिए हमने बीसी और एडी का यूज किया था। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है कि नाउअडेज, मतलब अभी कुछ दिनों में, अभी इन दिनों हिस्टोरियन prefer to use the term BCE and CE instead of BC and AD, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट एंड बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट के जगह पे अब क्या कर दिया है हिस्टोरियन ने, BCE और CE कर दिया है। तो पहले ये जान लेते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या होता है, यानी कि BC के जगह पे BCE और AD के जगह पे CE कर दिया है। तो यानी कहने का BC को कहने का मतलब है कि कॉमन, बिफोर, BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन इरा एंड AD इज इक्वल टू क्या हो गया है, अभी CE हो गया है, और CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा। मतलब कि देखिए समझाता हूं मैं आपको, ये एक मैंने टाइमलाइन दिया है, ठीक है। इस टाइमलाइन में ठीक यहां बीच में 0 लिखा है, यानी क्राइस्ट बर्थ। मान लेते हैं कि इस टाइमलाइन पे क्राइस्ट का बर्थ यहां पे हुआ है और इसी को हम 0 कहते हैं, ठीक है। तो इससे इधर का जितना साल होगा, यानी कि 1000, 2000 और इधर
1500 5 लाख तक जो भी होगा ये पहले क्या कहलाता था, बीसी कहलाता था, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट कहलाता था। और ये जीरो है यानी कि इस टाइमलाइन में यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट जो है, जीसस क्राइस्ट जो थे वो यहाँ पे जन्म लिए, और इसके बाद का 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 100 साल 600 साल 700 साल 1000 साल 2000 साल, ठीक है, ये सभी जो हैं वो क्या कहलाते थे, पहले एडी कहलाते थे। लेकिन अब इसी एडी को क्या कर दिया गया है, यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट जो एडी था उसको क्या कर दिया है, कॉमन ईरा। मतलब कि अभी जो हम रह रहे हैं, अभी 0 ईयर से लेकर के अभी 2020 चल रहा है, तो हम कौन से एरा में रह रहे हैं, कॉमन ईरा में रह रहे हैं। और 0 से पहले 0 ईयर से जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो भी ईरा था उसको क्या कर दिया गया, बिफोर द कॉमन ईरा। मतलब कि कॉमन ईरा से पहले, यानी कि यहां से लेकर के इधर 2020 तक अभी तक का जो भी टाइम है वो कॉमन ईरा कहलाता है अब, और पहले का जो था वो क्या कहलाता है, बिफोर द कॉमन ईरा। अब इसको समझना है कि इस टाइमलाइन को लिखने का मतलब क्या है। तो इस टाइमलाइन को मतलब समझने का ये है, और लिखने का ये मतलब है कि हमें समझना है कि कौन सी घटना कितने वर्ष पुराना हो चुका है। मान के चलिए कि टाइमलाइन पे कोई एक इवेंट जो है, जैसे हमें पता है कि 563 बीसी 563 बीसी यानी 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और अभी हम लोग हैं प्रेजेंट टाइम 2020 में, 2020 में है। तो हमें ये पता करना है कि एग्जैक्ट हम लोग कहीं भी पढ़ते हैं बुक में, चाहे नेट पे भी आप सर्च कीजिएगा कि गौतम बुद्धास डेट ऑफ बर्थ, तो आपको सीधे यही दिखाएगा 563 बीसी, ठीक है, इतना ही शो करेगा। लेकिन आज से ठीक 2020 जो ईयर चल रहा है, इस समय से ठीक कितना साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये हमें निकालना है। तो उसे निकालने के लिए टाइमलाइन को समझना जरूरी है। जैसे मान के चलिए कि 0 ये है क्राइस्ट का बर्थ, अब यहां से ठीक इधर 2020 साल इधर, यानी कि डेट ऑफ क्राइस्ट के बर्थ के बाद का साल 2020 साल हम लोग 20 में है, यानी 2020 साल इधर हो गया। और ठीक 0 से 563 ईसा पूर्व यानी 563 ईयर्स बैक में, यानी इससे पहले 563 साल इधर। तो टोटल यहां से यहां तक कितना हो गया, तो दोनों को हम लोग क्या करना है, यहां से यहां तक के टाइम को और यहां से यहां तक के टाइम को, दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो इधर यहां से यहां कितना साल हो गया, 2020 यानी 2020 साल, और यहां से यहां कितना साल हो गया, 563 साल। तो दोनों को क्या किया, हम जोड़ दिए 2020 और प्लस 563, तो कितना आया 2583 ईयर्स, यानी कि ठीक 2583 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। तो ये जो बीसी है और एडी है, ये इसीलिए समझाया गया है कि जब आप आगे बुक में पढ़ेंगे तो आपको बार बार हर जगह बीसी, एडी या बीसीई या सीई ये सभी ये ईयर्स के दिखाई देगा, ऐसे आपको दिखाई देगा 1202 बीसी, 1560 एडी 1560 सीई। तो आखिर ये चीज आपको बुक में आगे भी दिखाई देगा। तो ये सब मैंने आपको इसलिए अभी बताया ताकि जब आगे आप पढ़ेंगे तो जो भी ऐसे डेट्स आएंगे तो उससे आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ कौन से साल की बात हो रही है, कौन से ईयर की बात हो रही है। तो इसलिए मैंने ये टाइमलाइन और इसके पहले बीसी और एडी को समझाया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये जो भी है मैंने आपको जो भी समझाया है अभी तक, ये आज के लिए इतना ही रहेगा। और आप क्या करेंगे, इस वीडियो को पॉज कर करके आप जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स अभी तक समझाए हैं वो सब आपके बुक का मेन टॉपिक था, सारा कुछ मेन टॉपिक था। आप सबको पॉज कर करके आप कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जितना भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया है आपके जो बुक में क्वेश्चन है, जब भी आपके पास बुक मिले आएगा या फिर अवेलेबल हो जाएगा आपके पास, तो आप उसमें देखिएगा क्वेश्चन, आपको जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है सारे टॉपिक्स में ही आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो प्लीज इसको आप टॉपिक को लिख लीजिएगा और अपने नोट्स में रख लीजिएगा ताकि आपको आगे काम देगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसी चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे हम पढ़ेंगे। इसी के चैप्टर में आगे जो भी टॉपिक है, 2-4 टॉपिक और बचे हुए हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, ओके। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अब।
ठीक है, थैंक यू।